13 के अंदर में आपको सबसे पहले तो आया हुआ है रिकमेंड पाइवट। रिकमेंडेड पाइवट में क्या होता है कि 2000 इस पे आप अगर एक्सेल 2007 की बात करें तो आप पाइवट लगाने के बाद आपको अपने हिसाब से सेट करना होता था। लेकिन इसमें एक नई फीचर आई है। उसमें क्या है कि जैसे आपने डेटा सिलेक्ट किया, डेटा सिलेक्ट करने के साथ आपके इस डेटा के ऊपर लगने वाले 5 से 7 पाइवटों का एग्जाम्पल दे देगा कि 5-7 पाइवट लगाने के बाद आपका पाइवट दिखेगा कैसा। यहां पे इसका व्यू दिख रहा है। जो पाइवट आपको डालना चाहते हो उस पाइवट को आप सिलेक्ट करो एंड ओके कर दो, आपका वैसा ही पाइवट यहां पे बन के आ जाएगा। मतलब कि जिनको पाइवट के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है वो भी इस चीज को यूज कर सकते हैं, इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और पाइवट लगा सकते हैं। तो रिकमेंडेड पाइवट। उसके अलावा जब नॉर्मल पाइवट की बात करें, सब कुछ इसमें सेम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो चीज आपने नॉर्मल इस पे यूज किया था वही चीज आपको यहां भी यूज हो रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें जो नया चीज आया है वो आया है आपका स्लाइसर। अब स्लाइसर का क्या यूज है, चलिए हम स्लाइसर की यूज के बारे में जानते हैं और स्लाइसर की यूज को देखते हैं। स्लाइसर जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो कि एक नाम डाल दिया और P1 P2 का हमने सेल यहाँ पे डाल दिया। जब स्लाइसर यूज करते हैं, हमने स्लाइसर नेम का यहाँ पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया, तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड की तरह आपको एक यहाँ पे दिख जाएगा। जिस पे क्लिक करोगे उसी का पाइवट आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं एक तरह से एडवांस फिल्टर आपको इस तरह से लगा के आपको दे देगा, फिल्टर के एक अच्छे तरीके लगा के दे देगा जिससे आप यूज कर सकते हो। उसे और भी चाहिए आपको, जैसे एक एक पे है, अगर मान लो कि 2-3 चीजों पे 2-3 डेटा हुआ, एक पे मैं डेटा एक अच्छा सा डेटा निकाल लेता हूँ जिस पे आपको समझ में आएगा। जैसे ये डेटा है हमारा, अब इस पे मैं पाइवट लगाता हूँ, पाइवट एंड ओके। इसमें अगर हम स्लाइसर का यूज करें, इंसर्ट के अंदर में स्लाइसर एक्टिवेट कब होता है, जब कोई डेटा डालोगे तभी एक्टिवेट होगा। इसमें डेट डाल दिया, ओके। ये स्लाइसर आपका भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी जो फाइल है डॉट एक्सएलएस की एक ही फाइल है। इसको आप जो है पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 2007 में एक्सएलएस एक्स में, तब जाकर आपका स्लाइसर एक्टिवेट होगा। मतलब कि स्लाइसर एक्टिवेट कब होता है, जब आपका फाइल एक्सएलएस एक्स का फॉर्मेट में होता है। अब स्लाइसर, एक मिनट, हाँ। और स्लाइसर लगाते समय एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फिल्टर में कुछ नहीं होना चाहिए। अब किस किस पे स्लाइसर लगाना है, डेट पे लगाना है, मुझे इस पे लगाना है, कैप पे लगाना है एंड ओके कर दीजिए। तीनों आप इस तरीके से यहाँ पे आपको आ गए। इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हो।
तो इस तरह से इसका हम यूज करते हैं स्लाइसर का। तो स्लाइसर का यूज आप लोगों को समझ में आ गया। टाइमलाइन, बेसिकली टाइमलाइन डेट के लिए यूज होता है। जैसे डेट को मैंने फिल्टर में डाल दिया और मान लीजिए कि मैं यहां पे फ्रैक्शंस को यहां डाल देता हूं, तो कौन आएंगे? हेलो, यस सर, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ सचिन। सॉरी सर। तो इस तरह से इसका हम यूज करते हैं। टाइमलाइन का भी यूज करते हैं। टाइमलाइन का यूज होता है डेट के लिए, डेट के लिए इसका यूज होता है। और 2013 के अंदर में हम जैसे डेट हमने डालते हैं ना, डेट को हमें ग्रुप करना होता है। दिस रिपोर्ट बिकॉज, अच्छा, डेट का जो फॉर्मेट आपका है और डेट का फॉर्मेट सही तरीके से नहीं है, इसलिए आपका इसमें आया है। जब भी आप डेट यूज करो, डेट इसमें डेट का फॉर्मेट सही तरीके से नहीं है, डेट नहीं है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है। अगर आपके डेटा में डेट होता है तो आपका सही आता है। मैं एक मिनट डेट वाला डेटा उठा लेता हूं, मैं एक बार इंसर्ट। टाइमलाइन होता है डेट के लिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल 2007 की बात करें तो आपको डेट को ग्रुप तो कर सकते हो, मंथ वाइज, ईयर वाइज, उसको आप अपने हिसाब से ग्रुप कर सकते हो, क्वार्टर वाइज ग्रुप कर सकते हो, लेकिन फिल्टर नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो क्वार्टर वन का ही चाहिए, तो आपको क्वार्टर वन का फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी वो फिल्टर में जाएगा तो पूरा का पूरा ये बन के जाएगा, मतलब कि डेट आएगा आपका पूरा का पूरा। अगर मैं फिल्टर में इसको ऐसे रख दूं तो यहां पे आप क्वार्टरली सिलेक्ट नहीं कर सकते, मल्टीपल सिलेक्शन में आपको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में हम यूज करते हैं टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन, टाइमलाइन आ गया, डेट एंड ओके। अब यहां पे आपका डेट जो है ना, देखिए मंथ वाइज हो गया। अब मंथ की जगह चाहो तो आप क्वार्टर्स कर लो, यहां पे आपको क्वार्टर वाइज आ जाएगा। मेरे वाले लेंगे ईयर, दिन, ईयर वाइज करना है तो आप ईयर वाइज कर सकते हो। तो यहां से आपके पास फिल्टर्स के टूल्स बन के आ जाता है कि आप किस हिसाब से फिल्टर करना चाहते हो, ये आपका टाइमलाइन के अंदर में आ जाता है। क्लियर है सर?
कोई डाउट इसमें? अब आती है रिलेशनशिप, पाइवोट के अंदर रिलेशनशिप। तो पहले आपको एक्सेल के अंदर आपको रिलेशन बता दूं, फिर सॉरी 2007 के अंदर रिलेशन बता दूं, फिर आपको मैं उसमें समझाऊंगा। रिलेशन का मतलब होता है मल्टी शीट पाइवट। मल्टी शीट पाइवट को हम यहां पर रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। आई थिंक मल्टी शीट पाइवट आपको मैंने बताई नहीं है लास्ट क्लास में। आपके पास डेटा अलग अलग शीट्स पे है, उसको कोलेट करना है या फिर उसकी समरी निकालनी है, तो आपको उसको कोलेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही में आप निकाल सकते हो। तो इंसर्ट कीजिए, और यहां पे आप जब भी आप मल्टी शीट पाइवट 2007 में अब यूज करो तो आप यहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 2003 का मेथड अपनाना पड़ेगा, जो कि था ऑल्ट डी पी। ऑल्ट डी फॉर डेटा, पी फॉर पाइवट। इसमें आपका आता है मल्टीपल कंसोलिडेटेड रेंज। इस पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, नेक्स्ट पे जाइए, और तीनों डेटा को यहां पे ऐड कर लीजिए। ऐड, ऐड, सिलेक्ट कीजिए, ऐड कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए, ऐड कर लीजिए, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहां पे चीजें दिख रही है, वो चीजें आपको दिखेगी कि जो एक मिनट, सम डिफॉल्ट है, सम कर देता हूं, सम आ गया। तो तीनों कंबाइन होकर आप आ गया, लेकिन इसमें देख रहे हो कि नेम नहीं आ रहा है, नेम 0 आ रहा है। तो यहां पे आप अपने हिसाब से 2010 पे, 2013 पे या फिर 2007 पे अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते हो आप। अब इसी चीज के लिए यूज होता है हमारा 2013 का रिलेशनल पाइवट। से इसको मैं सेव एज कर देता हूं ताकि मैं 2003 में खोल सकूं। अब इसमें मैं खोलता हूं उस फाइल को जो हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा है। अब मुझे इसमें अब पाइवट लगाना है और इस चारों शीट से रिलेट करना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पाइवट टेबल। लेकिन जब भी आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना हो तो यहां पे ऐड डेटा लेवल जो है ना, ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, इस पे क्लिक करना जरूरी होता है, तभी जाके आपका हो पाएगा। याद, इसका ध्यान रखिएगा। एंड ओके, पाइवट लग गया। उसके बाद आप जो है ना यहीं पे इंसर्ट के अंदर में, इंसर्ट नहीं, डेटा में होता है, डेटा के अंदर में आपका आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कहां गया, इंसर्ट, यहाँ पाइवट टेबल टूल्स के अंदर आता है आपका। लेकिन रिलेशनशिप के लिए कम से कम 2 पाइवट लगाना जरूरी है, तभी डेटा का रिलेशनशिप बनता है। एक और पाइवट हम लगाते हैं किसी और सीट पे। ऐड डेटा मॉडल एंड ओके। अब आपका रिलेशनशिप हाईलाइट हो गया। अब इसमें आपको रिलेशनशिप देना पड़ता है न्यू। हमने बोला कि जो हमारा रेंज 1 है, रेंज 1 का नेम एंड रेंज 2 का नेम। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, अब पता चला मुझे एक प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि बोथ ऑफ सिलेक्टेड कॉलम डुप्लीकेट वैल्यू। इसमें क्या है कि अगर दोनों डेटा आपने लिया है उसमें कोई ना कोई एक यूनिक होना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस रिलेशनशिप का मेथड है कि कि दोनों में अगर डुप्लीकेट हुआ, जैसे एक नंबर एक नाम कई बार आ रखा है तो दिक्कत होगा। तो कुछ ऐसे यूनिक आपको नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि इंप्लॉय आईडी हो गया,
तो रिलेशनशिप उसी से लगा सकते हो। तो इसी का है कि यहाँ पे फंडा आ गया है, इस कारण से इतना यूज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ऑल पे चाहिए तो आ गया रेंज। रेंज 1 हमने बोला कि नेम R3, यहाँ पे R3 का आ गया। फिर मैंने और यहाँ पे रेंज 2 पे गया और रेंज 2 का मैंने P3 ले लिया। एक मिनट, रिलेशनशिप क्यों मांग रहा है? डेट, एक्टिवेट भी है। हाँ, यहाँ पे देखिए कि नेम आपको P3 कोई और सीट पे था, P2 भी अलग सीट पे है, और यहाँ पे दोनों रिलेटेड में। यहाँ पे जो दिखा रहा है कविता का टोटल दिखा रहा है, कविता का P2 का टोटल दिखा रहा है, हमें मनी का P2 का टोटल दिखा रहा है, यहाँ पे मनीष का P2 का टोटल दिखा रहा है। तो रिलेशनशिप दोनों टेबल के बीच में आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे कि आप इंसर्ट करोगे, पाइवट जो इंसर्ट करोगे वहीं पे आपको यहाँ पे ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल पे क्लिक करना जरूरी होता है। जब इस दोनों पे क्लिक करोगे तभी जाके आपका वहां पे दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। क्लियर है आपको? कोई डाउट इसमें? तो 2013 का आपका पाइवट समझ में आ गया। बाकी कोई चेंजिंग नहीं है पाइवट में, बाकी वही पाइवट है जो आपने 2007 में पढ़ा है, बाकी सेम पाइवट है। जो नई चेंजिंग आई थी उसमें स्लाइसर आया था, टाइमलाइन आया था, और साथ में जो रिलेशनशिप आई थी, रिकम्बिनेंट पाइवट आया था, ये चीजें मैं आपको बता दी। अब हम वापस चलते हैं 2007 के हमारे एक्सेल पे जहां पे हम यूज कर रहे थे। तो पाइवट टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। पावर व्यू बताऊंगा सर आपको मैं। पावर व्यू जब चार्ट वगैरह खत्म कर लूंगा तब आपको दिखाऊंगा इसका पावर व्यू। पावर व्यू में कुछ नहीं होता है, जो आपने एक्सेल पे जो आपने ये किया है उसी का पावर व्यू दिखाता है आपको। इसलिए सबसे पहले अनेबल करना पड़ता है आपको। इसके लिए आपको यहाँ पे सिल्वर लाइट होना जरूरी है, तभी आपका पावर व्यू दिखेगा, वरना दिखेगा नहीं पावर व्यू। ये मैंने अभी सिस्टम में डाली नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का होता है ना पावर व्यू में सिल्वर लाइट डालना जरूरी होता है, तभी ये पावर व्यू दिखता है। और पावर व्यू में चार्ट वार्ट भी दिखाते हैं, इसलिए पावर व्यू उसके लिए जरूरी होती है। तो पावर व्यू को भी छोड़ते हैं, चार्ट पहले करेंगे फिर पावर व्यू को भी समझ में आएगा, ताकि चार्ट उसमें जो चार्ट है उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा ना। तो हम 2007 पे आते हैं वापस। 2007 की जो हमारी चीजें थी उस चीजें पे हम कवर करते हैं। तो हमने पाइवट टेबल खत्म कर ली। पाइवट टेबल की जो भी चीजें थी 2007 से लेके 13 तक वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। पाइवट टेबल के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है इलिस्ट्रेशन। मतलब कि चार्ट और पिक्चर पे किस तरीके से आप काम करोगे वो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं पिक्चर पे जाऊंगा। अगर मुझे एक्सेल में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो कैसे इंसर्ट करेंगे? दो तरीका है। अगर पिक्चर आपका किसी फाइल में किसी कहीं लोकेशन पे पड़ा हुआ है तो आप इंसर्ट के अंदर पिक्चर पे क्लिक कीजिए और वहां से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने कहीं वेबसाइट पे देखा है आपको कि वेबसाइट पे कहीं है और वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, जैसे मुझे इसको कॉपी करके पेस्ट करना है, तो इसको राइट क्लिक कीजिए, कॉपी इमेज,
और एक्सेल में डायरेक्टली पेस्ट कर दीजिए। लेकिन कभी कभी पेस्ट नहीं होता एक्सेल में डायरेक्टली, जब आप यहां से कॉपी करके लाते हो तो ये पिक्चर रीलोड नहीं हो रखा होता है ना, इसलिए आपका पेस्ट नहीं होता है। देखिए पेज रिलोड नहीं हो रखा होता है, इसलिए आपका सही से लोड नहीं हो रखा है, पेस्ट नहीं होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम जब फेस करो तो पिक्चर को पहले आप पेंट पे ले जाओ, पेंट पे पेस्ट करो, फिर पेंट से कॉपी करो, फिर वापस एक्सेल में लेके आओ, तो आपका यहां पे एक्सेल पे आ जाएगा। अब बारी आती है पिक्चर की फॉर्मेटिंग। पिक्चर की फॉर्मेटिंग कैसे करो? पहले पिक्चर के साइज और रिसाइज कैसे करो? जब भी पिक्चर को आप बड़ा कीजिए, कॉर्नर से बड़ा कीजिए। कॉर्नर से बड़ा होने से क्या होता है कि वो चारों तरफ से बड़ा होता है, और हो सके तो आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो पिक्चर हर एंगल से बड़ा होगा, जिससे आपका पिक्चर जैसे फटेगा नहीं। जैसे होता है ना कि मैंने इस पिक्चर को मान लीजिए, पिक्चर को लिया और इस तरह से खींच दिया, तो ये अजीब सा लग रहा है। तो इसीलिए हम पिक्चर जब भी बड़ा करते हैं तो पिक्चर को रीसाइज कर लेते हैं, रीसाइज करके बड़ा करते हैं, तभी जाके पिक्चर बड़ा होता है। तो पिक्चर को बड़ा करते समय यहां से कॉर्नर से बड़ा करें और कंट्रोल प्रेस करके बड़ा करें। उसके बाद पिक्चर पे जैसे क्लिक करते हैं आप, तो ऊपर आपको पिक्चर टूल्स दिखता है। पिक्चर टूल्स पे क्लिक करते ही आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो चलिए आज इस ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। हेलो, माफ कीजिए सर, मॉडम चेंज हो गया था, इस कारण से प्रॉब्लम हुई थी। जब भी पिक्चर पे क्लिक करते हैं पिक्चर टूल्स आता है। सबसे पहले पिक्चर की आती है ब्राइटनेस। पिक्चर की ब्राइटनेस को कम और ज्यादा कर सकते हो, पिक्चर के कंटेस्ट को कम और ज्यादा कर सकते हो, पिक्चर को रीकलर, किसी एक कलर में रीकलर कर सकते हो। कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर को आप कंप्रेस कर सकते हो। मैंने पहले ब्राइटनेस को आपने कम और ज्यादा किया, उसके बाद पिक्चर को आपने कॉन्ट्रास्ट किया, रीकलर किया, पिक्चर को किसी एक कलर में। बेसिकली चार्ट के बैकग्राउंड वगैरह में डालने के लिए हम पिक्चर को इस तरह से यूज करते हैं। जैसे मान लो कि चार्ट आप बना रहे हो, चार्ट के अंदर ने कुछ अपने हिसाब से पिक्चर डालना चाहते हो, तो आप इसके लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है कंप्रेस पिक्चर। पिक्चर का साइज को छोटा करने के लिए चेंज पिक्चर। आपने कोई चेंजिंग वगैरह कर रखी है, मैंने चेंज कर रखा है, यहाँ पे एक अलग मैंने स्टाइल वगैरह यहाँ पे दे रखा है। यहाँ से मैं चाहता हूं कि सब चीज सेम रहे, बस अंदर का पिक्चर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम चेंज पिक्चर पे जाते हैं और यहां से अंदर की पिक्चर चेंज कर लेते हैं। सब कुछ सेम रहता है, बस पिक्चर अलग हो जाता है। रीसेट पिक्चर, ऐसा लगा कि आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी है जिस कारण से पिक्चर आपका खराब हो गया है, उल्टा सीधा पिक्चर आ गया है, तो उसके लिए हम रीसेट पिक्चर कर लेते हैं। रीसेट पिक्चर होते ही क्या होता है कि जैसा पिक्चर आपका ओरिजिनल था वो ओरिजिनल आपका आ जाता है। यहां से आपकी पिक्चर की स्टाइल्स होती है, अपने हिसाब से यहां से पिक्चर की स्टाइल और फ्रेम वगैरह यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे पिक्चर की जो, अगर आप पिक्चर को इस स्टाइल पे नहीं किसी सैप में डालना चाहते हो तो पिक्चर को किसी सैप में डाल सकते हो। यहां से पिक्चर का एंगल चेंज करने के लिए इसका यूज कर सकते हो आप। पिक्चर का बॉर्डर का कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आप। पिक्चर पे आप 3D इफेक्ट वगैरह यहाँ पे से दे सकते हो। जो भी 3D इफेक्ट देना चाहते हो आप यहां से पिक्चर के ऊपर दे सकते हो।
डिफरेंट डिफरेंट के स्टाइल्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट के स्टाइल यहाँ पे दे सकते हो। अब पिक्चर की कॉपी करने की बात आती है कि अगर मुझे पिक्चर को कॉपी करना है तो इसको कॉपी कैसे करेंगे। तो कॉपी पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो करते ही हैं, साथ में आप कंट्रोल प्रेस करके अगर पिक्चर को ड्रैग करोगे क्लिक करके तो ये कॉपी होके आएगा। तो पिक्चर को ड्रैग करोगे तो इस तरह से आपका पिक्चर कॉपी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है पिक्चर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। मान लो कि मुझे इस पिक्चर को इसके पीछे भेजना है, तो उसके लिए हमारे पास आता है बिगिन फ्रंट सेंड टू बैक, बिगिन फ्रंट सेंड टू बैक। सिलेक्शन पेन, हम चाहते हैं कोई हमारा एक पिक्चर, कोई पिक्चर को आप नहीं शो करना चाहते हो, मतलब कि डिलीट भी नहीं करना चाहते हो और देखना भी नहीं चाहते हो, चाहते हो कि बाद में जब जरूरत हो तो सेम पोजीशन पे सेम स्टाइल में मुझे आ जाए, तो पिक्चर को हाइड कर सकते हो। तो उसके लिए आप सिलेक्शन पेन पे चले जाइए। सिलेक्शन पेन के अंदर यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक करते आपका पिक्चर विजुअल हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। तो यहां से इसका यूज कर सकते हो आप। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट की, अलाइनमेंट की। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पिक्चर ऊपर नीचे होता है, तो आप इसको एक सीध में लाना चाहते हो तो शिफ्ट प्रेस करके इसको यहां पे आप अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट टॉप में यहां पे कर दिया तो ये टॉप में अलाइन हो गया। अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम, तो इसको अलाइन कर सकते हैं यहां से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा होगा तैसे। फिर आता है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये सेम नहीं है, इसको सेम डिस्टेंस में करने के लिए आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, फिर बढ़ा तो मेरा पे ये है हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली क्लिक करेंगे तो ये दोनों आपस में सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। ग्रुप करने के, अब जो तीनों पिक्चर देख रहे हो तीनों पिक्चर अलग अलग है, इसको ग्रुप करना चाहते हो तो यहां से ग्रुप कर दो तो तीनों पिक्चर आपका अलग अलग इकट्ठा आ जाए, मतलब कि एक हो जाएगा आपका। अनग्रुप को अनग्रुप कर सकते हो। फिर आती है रोटेट, इसको अपने हिसाब से अपने एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हो, यहां से जितने एंगल की डिग्री पे एंगल में इसका रोटेट कर लो। आप लोग बोर हो रहे होंगे कि सर पिक्चर पे हम एक्सेल में पिक्चर में क्या करें, हम फोटोशॉप की क्लास 3 लेते पिक्चर के बारे में हम पढ़ा रहे हैं आपको। बेसिकली इसकी जरूरत पड़ जाती है, चार्ट्स में जरूरत पड़ जाती है आपको, डैशबोर्ड में इसकी जरूरत पड़ जाती है, फॉर्मेट जैसे कि आपको बिल वगैरह बिल फॉर्मेट बनाना है या कोई और फॉर्मेट बनाना है, उसमें इसकी इस नॉलेज की जरूरत पड़ जाती है। तो प्लीज इसको बोरियत से मत देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा देखने में, इसका काफी यूज हो सकता है। कभी कभी मान लीजिए आपने स्कैन किया, अब स्कैन का प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो बड़े सेट होके कट रहा है, या फिर बहुत ज्यादा आ रहा है या फिर बहुत छोटा आ रहा है, तो उस केस में स्कैन की इमेज को क्या करो एक्सेल पे ले जाओ, एक्सेल पे अपने हिसाब से अरेंज करके प्रिंट निकाल लो। तो मुझे काफी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जहां पे हमने इस पिक्चर अलाइनमेंट और पिक्चर की भी जो चीजें होती है उसकी यूज के बारे में हमने यूटिलाइज किया था। तो आपको भी इन फ्यूचर में काफी इसका यूज होगा। तो पिक्चर्स को कॉप करने की बात आती है कि अगर मुझे पिक्चर को काटना है अपने हिसाब से तो किस तरीके से मैं पिक्चर को कॉप करूं। जैसे कि मैंने यहां पे स्क्रीनशॉट ले लिया, प्रिंट स्क्रीन ले ली और प्रिंट स्क्रीन को पेस्ट करता हूं। मुझे प्रिंट स्क्रीन मेल करना है तो मुझे सिर्फ जो है नीचे का जो बार खुला हुआ है ये बार नहीं देना है, मुझे ये बार को काटना है, या फिर सीट कौन सा सीट खुला हुआ ये भी नहीं देना है। तो उस केस में हम करते हैं कॉर्प, कॉर्प कीजिए और फिर पिक्चर यहां से ब्लैक लाइट आ जाएगी, इस पे देखिए यहां पे खींच दीजिए, जैसे खींचिएगा ऐसे आपका वहां उतना एरिया आपका कट जाएगा। तो पिक्चर को अपने हिसाब से काटने छाटने के लिए हम कॉर्प यूज करते हैं। पिक्चर की कोई एग्जैक्ट साइज चाहिए तो इसका यूज यहां पे कर सकते हो।
कितने इंच का होना चाहिए एग्जैक्ट साइज, तो यहां से डिसाइड कर सकते हो। तो हमने पिक्चर के ऊपर काम करना सीख लिया, पिक्चर में हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे वो चीजें हमने सीख लिया। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब बारी आती है क्लिप आर्ट की। तो क्लिप आर्ट आपको पढ़ाने वाला एक चीज नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कुछ आर्ट्स होते हैं, उसका यूज कर सकते हो आप क्लिक करने के बाद। और फिर उसके बाद वो सारे जैसे पिक्चर बिहेव करता है ऐसे बिहेव करता है। फिर बारी आती है शैप्स की। इसमें कुछ बने से डिजाइन, कुछ शैप्स बने हुए होते हैं, उस पर यूटिलाइज करना होता है। कि आपको मान लीजिए कि कोई सर्कल चाहिए, कोई रेक्टेंगल चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। फिर इसके अपने हिसाब से कलर वलर यूज कर सकते हो आप। इसका यूज हम लोग फॉर्म वगैरह में करते हैं। एक तो फॉर्म में आप बटन यूज करते हैं, डेवलपर बार में अगर फॉर्म की जरूरत पड़ती है, अपने फॉर्म मान लीजिए यहाँ से आपने फॉर्म बना दिया, और इस फॉर्म की सही ढंग से आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते थे, तो कलर वलर में सही ढंग से फॉर्मेटिंग नहीं होती, 3D फॉर्मेटिंग और अट्रैक्टिव फॉर्मेटिंग नहीं होती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ से शेप डिजाइन कर लेते हैं। जैसे ये डिजाइन कर लिया मैंने, और इस पे हमने अपने हिसाब से अच्छी खासी फॉर्मेटिंग कर दी। और मुझे इस पे अपने हिसाब से कलर और अपने हिसाब से इफेक्ट, ऐसे कुछ टाइप करना है, जस्ट आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी जो लिखावट है उसकी भी फॉर्मेटिंग आप यहां से चेंज कर सकते हो, कि उसकी लिखावट की फॉर्मेटिंग भी अपने हिसाब से रख सकते हो। ओ सॉरी, सबमिट के स्पेलिंग गलत। तो इस तरह के शैप्स यूज कर सकते हैं। तो इसमें शैप्स के अलावा लाइनिंग भी है। हमारे पास 3-4 लाइनिंग है, बहुत सारी लाइनिंग है, लेकिन इसमें लास्ट जो 3 लाइनिंग है वो थोड़ा सा खास है। सब सेकेंड थर्ड लास्ट आते हैं। एक कर्व है, एक बार आपने क्लिक कर दी वहां से लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे क्लिक करोगे आपका लाइन उस हिसाब से बनता जाएगा। तो अपने हिसाब के शेप्स बनाने के लिए इसे यूज करते हैं। दूसरा इसी में आता है सेकेंड लास्ट, वो कर्व की तरह ही काम करता है, लेकिन वो कोण नहीं बना, ये कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जहां पे क्लिक करोगे वहां से वो 90 डिग्री का एंगल लेके, स्मूथली नहीं होगा, एक एंगल लेके बनाएगा। और तीसरा आता है फ्री फॉर्म। ये फ्री होता है, ये आपका पेंसिल की तरह काम करेगा कि आप अपने हिसाब, सॉरी मैं गलत कर दिया। तीसरा जो हमारे पास था, ये सेकंड लास्ट यहाँ पे ना, सबसे लास्ट पर लीजिए, ये इसको स्क्राइब बोलते हैं। फ्री फॉर्म होता है कि अपने हिसाब से जिस जो यूज करना चाहो कर सकते हो। तो इसका क्या यूज करते हैं, तो हमें एक रिपोर्ट, हमारे पास एक ये आया था, रिपोर्ट आई थी, मुझे बनाना था कि दिल्ली के जो एरिया था, एरिया के हिसाब से मुझे डेटा देने थे। जो दिल्ली है, दिल्ली मैप के अकॉर्डिंग मुझे रिपोर्ट तैयार करने थे, कि साउथ दिल्ली के रिपोर्ट, साउथ दिल्ली के जो ये होंगे साउथ दिल्ली पे चले जाएंगे, नॉर्थ दिल्ली का होगा तो नॉर्थ दिल्ली पे चला जाएगा। तो उसमें मैंने प्रॉब्लम था कि उसको कैसे होगा कि रिपोर्ट साउथ दिल्ली के चला जाए। इस पे चार्ट पे हमने काफी प्रैक्टिस की थी, लेकिन चार्ट पे काफी लेंदी गया था, और जिस अकॉर्डिंग हम ढूंढना चाहते उस अकॉर्डिंग से नहीं हो पाया था। तो उस केस में हमने वीवीए की मदद ली थी, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे मैप बनाने पड़े थे। तो मैप के लिए मैंने क्या किया था कि इस पे मैंने, जैसे साउथ दिल्ली है तो इसके लिए मैंने इसकी यहां पे लाइनिंग चलाई थी, कि मैंने यहां पे सॉरी इंसर्ट में यहां से मैंने ए ले लिया। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं तो कोई भी ले सकते हो जो भी आपको सॉल्व हो।
गलत हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने यहां से उठाया, और मैप की नकल बना ली, और फिर मैंने अपने हिसाब से वीवीए में कोडिंग दिया, क्योंकि एक ग्राफिक्स इमेज बन गया, फिर ये बन गया, क्या बोलते हैं, इस ऐप बन गया, इसके अंदर हम कुछ टाइप कर सकते हैं। फिर इसके अंदर वीवीए के जरिए हमने डेटा लुकअप करवाया। तो इस तरह से मैप की नकल करने के लिए मैंने इसका यूज किया था। तब क्या, अब क्या रिपोर्ट कैसी आई थी कि ये दिल्ली का सिटी, दिल्ली का अगर सेल बढ़ेगा तो वहां पे रिपोर्ट में दिल्ली के मैप के आगे उसका सेल्स फिगर दिखेगा। तो इस तरह से इसका हमने नकल बनाने के लिए इसका यूज किया था। तो आप लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसका यूज कर सकते हो। जब मैप रिपोर्ट आती है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट का लेवल, एक ए चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, और कलर हम व्हाइट कर देते हैं, जो सेम कलर है वो सेम कलर डाल देते हैं, या कलर नन कर देते हैं, जिससे दिखता तो नहीं है लेकिन इसके अंदर, इसके ऊपर से होता है, और जिस कारण से हमें फायदा मिल जाता है, और हम उसको बीवीए के जरिए इसके अंदर हम डेटा डाल देते हैं। लेकिन बीवीए भी तभी काम करेगा जब हम उसको एक जगह मिलेगा। बन गया। इसको यहां से हम नो फिल कर देंगे, लाइनिंग आ गई। कलर भी हटाना चाहते हैं, कलर अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं करते तो नहीं, कलर नहीं चाहिए, लाइन बॉर्डर नहीं चाहिए, तो इसकी लाइनिंग भी हटा सकते हैं। लेकिन एक एक एरिया तो रहेगा, यहाँ पे जगह तो रहेगा। अब इसमें हम कुछ भी टाइप करवा सकते हैं, नंबर, और इसके अंदर जो भी, तो ये जो यहाँ पे जो मैटर आएगा वो मैटर उसके हिसाब से आएगा, वीवीए अपने हिसाब से मैटर देगा। तो ये सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं इस लाइन को। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई इमेज, कोई कोई आर्ट्स लेते हैं, इसको मुझे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है, तो इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं। कि यहाँ पे हमारे पास जब हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग टूल्स आती है, वहां पे आपको यहाँ पे दिखेगा कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म। फिर यहाँ पे आता है एडिट पॉइंट्स। अब एडिट पॉइंट्स हो गई तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं आप। तो यहां पे इसका यूज कर सकते हैं हम इंसर्ट के अंदर। कि इंसर्ट में यहां से हम यहां से कोई भी लेंगे, डिजाइन करेंगे, और अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं और चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसमें वो यूज करते हैं। फिर आती है हमारी पास स्मार्ट आर्ट की बारी। स्मार्ट आर्ट में हम अलग अलग बनाए अपने हिसाब से वो ए लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके किया। अब यहाँ पे अपने हिसाब से रिपोर्ट्स में या फिर पावर पॉइंट में अपने हिसाब से चीजें डाल सकते हो, यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग आ जाती है। तो इसका भी हम डैशबोर्ड में यूज करते हैं, रिपोर्ट्स में भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। तो इसका यूटिलाइज तो आपके आपके काम के अकॉर्डिंग होता है, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल सी चीज होती है, और अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हो आप। तो इसका कहने मतलब है कि एक्सेल जो है सिर्फ आपको डेटा हैंडलिंग और रिपोर्टिंग के लिए यूज नहीं होता, हम ग्राफिक्स के लिए भी अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। मैंने अपने जब मैं कई सारे वेबसाइट को भी मैंने इसी के जरिए बनाया है। एक वेबसाइट बनाना चाहूंगा, डिवाइन। ये वेबसाइट दिख रहा है आपको, ये मैंने एक्सेल के जरिए बनाई है। और भी वेबसाइट है, जैसे कि एक्सेल ऑनलाइन डॉट वेब्स डॉट कॉम।
ये भी मैंने आपका एक्सेल से बनाई है। ये बाकी मैंने बाद में डाला था, लेकिन पूरा लोगो वोगो भी सारा मैंने एक्सेल से ही बनाया है। बहुत सारे एड जो है मैंने एक्सेल से बनाए, बहुत सारे एड्स मैंने एक्सेल से बनाए। आप फेसबुक पे देख रहे होंगे मैंने डाल रखा है काफी सारे, वो सारे मैंने एक्सेल से ही बनाए हैं। या फिर जो थोड़ा देर पहले मैंने इंसर्ट किया था, इसको भी मैंने एक्सेल पे ही बनाया था। तो अपने हिसाब से हम इसकी यूज करके अपने हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और साथ में इसका और भी बहुत सारा यूज है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो पिक्चर के हिसाब से इसका हम अपना डेटा को यूज करते हैं। और डेटा हम कभी कभी डैशबोर्ड में तो पिक्चर को एज ए डेटा को एज ए पिक्चर पेश कर देते हैं, एज ए पिक्चर लिंक पेश कर देते हैं, और फिर उससे हमारा जो रिपोर्ट्स ऑटोमेटेड हो जाता है चार्ट में। तो अच्छा खासा यूज है, और चार्ट में भी इसका हम अच्छा खासा यूज करते हैं। जो चार्ट हमारा होता है, जो एक्सेल चार्ट्स हैं, उस एक्सेल चार्ट्स में भी मैं इसमें अच्छा खासा यूज करता हूं। ठीक है सर। तो आपका पाइवट खत्म हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। अब आपका स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आपका चार्टिंग। चार्ट्स कल चार्ट्स कराऊंगा, परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मूला। तो कल हमारा जो है चार्ट्स का है। चार्ट को मैं दो पार्ट में कराता हूं। एक पार्ट कराता हूं हमारा चार्ट, नॉर्मल चार्ट। दूसरा पार्ट होता है डायनेमिक चार्ट। तो डायनेमिक चार्ट हमारा होता है आफ्टर दी फॉर्मूला। तो उससे पहले हम फॉर्मूला को भरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों से थोड़ा सा काम चाहिए। मेरे पास 8-9 क्वेश्चन यहां पे हैं। इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग करके दो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका है कि जो ए वर्ड इमेज में है, यहां पे कन्वर्ट करना है आपको। दूसरा कि डेट जो डला हुआ है, डेट को इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए। तीसरा कि इसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, जिसमें आपको कलर करना है। जो डेट नेक्स्ट 7 डेज है, करेंट सिस्टम डेट से नेक्स्ट 7 डेज है, मैं यहां पे नेक्स्ट 7 डेज है, उसको आपको कलर करना है। लेकिन लास्ट डेट ऑफ द करेंट मंथ हाईलाइट 28 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा है कि इस यहां पे इस कंडीशंस को अप्लाई करना है आपको, कि 5% से ऊपर आया तो ये दिखना चाहिए, 0 से 5% ये आना चाहिए, 0 से -5% ये आना चाहिए, ग्रेटर देन -5% ये आना चाहिए। और दूसरा इसमें आपको करना है कि मैं जहां जहां येलो सेल है, मैं वहीं पे जो राइट सेल है वहीं पे मैं कर्सर रखना चाहता हूं, बाकी जगहों पे मेरा कर्सर मूव ना हो। सातवां है कि इसमें से आपको डेटा ट्रैक करना है, जिसका कॉन्टेक्ट MIR होना चाहिए, रेजिडेंस। जो ये आपका फिल्टर है, जी कॉलन जो है, ये आपका R होना चाहिए। और दूसरा कॉन्टेक्ट का जो एड्रेस है, एड्रेस में इसमें इनमें से कोई एक हाउस नंबर होनी चाहिए, कोई भी एक, वो डेटा के अंदर आएगा। तो ये फिल्टर करके आपको रिजेक्ट करना है। दूसरा कि आपको इसमें जो डेटा है, इस डेटा को ईयरली डेटा चाहिए। मतलब कि ये क्या है कि मंथ वाइज डेटा आपको, मुझे ईयरली टोटल चाहिए, पाइवट के जरिए आपको बनाना है। नाइन्थ है कि जो चार्ट आपका है, इस पे आपको ये डेटा है, इसके ऊपर आपको चार्ट, इसको चार्ट के जरिए आपको दिखाना है कि चार्ट कैसे, इससे पता चलेगा आपके पास चार्ट की नॉलेज कितनी है। और आपको ये 5 फॉर्मेट बना के मुझे देना है। ऑटोमेटेड अटेंडेंस का, डेली सेल्स ट्रेकर का, पेटी कैश ट्रेकर का, वीकली ट्रांसपोर्ट, रोज टर्न एंड सेल्स इनवॉइस, ये 5 आपको चीजें बना के देनी है। तो ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट, जो कि मुझे, ये आपका टेस्ट हो गया, जो कि मुझे कल शाम तक मुझे चाहिए। तभी मैं इससे आगे आपके प्रायर ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को मैं इससे आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों के पास अभी तक की क्लास में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।
ओके 8 to 9 था, 9 to 10 था ना। मैं आप लोगों की फाइल मेल कर देता हूँ। ठीक है सर, तो मिलते हैं कल। रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट करके डाल देता हूँ आपको यूट्यूब पे, उसके लिए मैं लिंक आपको मेल कर दूंगा।